अजीज दोस्तों नमस्कार। अजीज दोस्तों, सोमनाथ मंदिर को पहली बार जब हमला किया था महमूद गजनवी ने, उसको 1000 साल हो गए। और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी भी गए थे सोमनाथ। उस जो उधर एक तकरीब हुई थी जिसमें उन्होंने भाषण भी दिया। अजीज दोस्तों, सोमनाथ मंदिर एक हिस्टोरिक मंदिर है। इसके बारे में कुछ भी कहना कम होगा। मेरी ज़िंदगी में भी जो परिवर्तन आया है वो सोमनाथ मंदिर का ही, जो कहते हैं ना कि एक ऐसा कौन सा वाक़या है जो आपको आपकी ज़िंदगी बदल देता है, तो वो सोमनाथ मंदिर है। क्योंकि जब पाकिस्तान में पैदा हुए, पले बड़े वहाँ पे, और वहाँ की जो सोशल स्टडीज़ पढ़ी, पाकिस्तानी स्टडीज़ पढ़ी, तो ऑब्वियसली बचपन से जो हीरो था वो महमूद गजनवी था। और एक गर्व करते थे हम कि सोमनाथ मंदिर को उसने तबाह किया, 17 बार हमले किए वगैरह वगैरह। फास्ट फॉरवर्ड करें, मैं बेल्जियम में रहता था, तो ऐसे ही मैं हिस्ट्री, मेरा को शुरू से ही मेरा सब्जेक्ट रहा है, मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है, तो मैं हिस्ट्री पढ़ता रहता था। लेकिन ज़्यादातर मैं पाकिस्तान के जो मुस्लिम लिखारी थे, ख़ास तौर पे ज़िया-उल हक के ज़माने में नॉवेल की सूरत में हिस्टोरिकल वो चीज़ें लाई जाती थी, जिसमें सारे मुसलमान, उनको जो इन्वेडर्स थे उनको हीरो बना के पेश किया जाता था। तो मैंने जब एक महमूद गजनवी की बायोग्राफी किसी पाकिस्तानी मुसलमान ने लिखी थी, वो पढ़नी शुरू की, तो ऐसे ही ख्याल आया कि देखें तो सोमनाथ मंदिर है कहाँ, क्योंकि कभी इतना वो क्या नहीं था। तो बेल्जियम में मैं रहता था, इंटरनेट नया नया आया था, तो मैंने इंटरनेट के माध्यम से चेक किया तो पता चला सोमनाथ गुजरात में है। गजनी देखा, गजनी से सोमनाथ तक का सफ़र देखा, और चेक करते करते मैंने कहा अपना गांव आजक कहाँ है वो भी चेक करें, तो आजक पता चला सोमनाथ से कोई 40-50 किलोमीटर दूर है। तो पहली चीज़ जो स्ट्राइक की ना वो ये कि ये गजनी से आया था सोमनाथ, तो पूरे इलाके को तबाह किया होगा, और जब पूरे इलाके को तबाह किया होगा तो इसने हमारे गांव को भी तबाह किया होगा, और हमारे गांव में जो हमारे लोग रहते थे उनका भी कत्लेआम किया होगा, हमारी औरतों को भी रेप किया होगा, गुलाम बनाया होगा। और वो एक पॉइंट था जिसने पूरे, मतलब जो सोच थी, जो बचपन से जो एक बिल्डिंग खड़ी थी, वो सब तबाह। और यकीन माने वो रात मेरे को नींद नहीं आ रही थी, जैसे ही आँख लगती थी तो मुझे अपने पुरखों की आत्माएं नज़र आती थी कि मूर्ख, तू उसको हीरो मानता था जिसने तेरे पुरखों के लोगों को तबाह किया, तुम्हारी ज़मीनों को, तुम्हारे लोगों को। और वो एक परिवर्तन था। मैं पाकिस्तानियों की अकल पे हैरान हूँ, जो गजनवी मिसाइल बनाते हैं और गजनवी को अपना हीरो मानते हैं, जबकि वो अगर एक बार नक्शा खोल के देख लें तो पता चलेगा कि गजनी से सोमनाथ आते हुए इसने आज के पूरे पाकिस्तान को तबाह किया होगा। डेफिनेटली पूरा केपी, पूरा पंजाब तो इसने लूटा पूटा होगा। ऐसे ही तो नहीं ना कि वो हवाई जहाज़ में बैठ के आया था, घोड़ों पे बैठ के आया था, तो ऑब्वियसली तो वो पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए कि जिसको वो हीरो मानते हैं उसने इनके, लेकिन मदरसे में पढ़े लिखे हैं ना, मैं तो मदरसे गया नहीं। मुझे याद है मैं 4-5-6 साल का था, तो मुझे हमारे मोहल्ले में एक बाई थी, उसके पास कुरान पढ़ने के लिए भेजा था मेरी माँ ने। तो मैंने अभी कायदा ख़त्म किया था। कायदा कुरान से पहले का होता है, जिसमें क ख ग होता है, ऐसे हमारा अलिफ बे पे और ये सब पढ़ना शुरू करते हैं। तो वो अभी कायदे पे था, तो हम सऊदी अरब चले गए। मेरे फादर को वहाँ जॉब मिल गई, तो अर्ली 70s में हम सऊदी अरब चले गए। तो वहाँ पे मेरी माँ मुझे घर में कुरान पढ़ाती थी, लेकिन मदरसे तो हम गए नहीं, सऊदी अरब में तो मदरसे होते नहीं। लेकिन ये जो आज का पाकिस्तानी है, ये सब तो मदरसे में पढ़े हैं। मदरसे में तो इस्लाम और इस्लाम की इतनी सख्तियाँ सिखाई जाती हैं कि अगर तुम्हारे माँ बाप भी काफिर हैं और वो तुम्हारे इस्लाम को नहीं कबूल करते, तो तुम्हारे लिए इस्लाम ज़रूरी है, माँ बाप ज़रूरी नहीं। तो फिर इन लोगों की अकल पे मातम ही किया जा सकता है कि जिनको गजनवी ने तबाह किया, जिनके लोगों को तबाह किया। तो
तो एनीवे अजीज दोस्तों, सोमनाथ को आज देख के गर्व से सर ऊंचा हो जाता है। जब मैं उधर समंदर के किनारे खड़ा था सोमनाथ मंदिर के पीछे, जहाँ पे वो बोर्ड लगा हुआ है कि ये रास्ता सीधा समंदर का, ये रास्ता सीधा एंड तक जाता है साउथ में, और शान से मैं इस मंदिर को देखता था और फिर तसव्वुर में देखता था गजनी को जो आज तबाहशुदा है। तो मैं मान जाता था कि शिव से बड़ी कोई ताकत नहीं है, शिव है तो सब कुछ है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान आजकल बहुत उछल रहा है। फील्ड मार्शल ने जो प्रोपेगेंडा किया था कि पाकिस्तान ने इंडिया को तबाह कर दिया, जंग में ये कर दिया वो कर दिया, उसका जितना फ़ायदा उठा सकता था उठाया। और उसमें एक प्लेन JF-17 थंडर को बहुत हीरो बना के पेश किया गया कि इसने रफ़ाइल गिरा दिए और भारत के 7 जहाज़ गिरा दिए, फलान डुमकान, और मार्केटिंग पे आ गए। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कहता है कि हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं इसके JF-17 के कि 6 महीने बाद हमें IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। अजीज़ दोस्तों, ये जो IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी का जो चूरन है ना, वो नया नहीं है। ये मुझे याद पड़ता है जहाँ तक कि नवाज शरीफ पहली बार जब प्राइम मिनिस्टर बना था 90 में, तो इसने मोटरवेज पंजाब में बनाने के लिए IMF से लोन ली थी और कहा था कि ये एक लोन है, इसके बाद पंजाब में मोटरवेज के जाल बिछ जाएगा, पाकिस्तान में मोटरवेज का जाल बिछ जाएगा और हमें फिर IMF की ज़रूरत नहीं रहेगी। इसके बाद कभी कहीं से सोना निकल जाता है, कहीं से गैस निकल जाती है, कहीं से पेट्रोल निकल जाता है और हमें ये चूरन बार बार चटाया जाता है। इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तो याद होगा आपको, इमरान खान ने कहा था कि कराची के समंदर में हमें इतना तेल मिला है कि सऊदी अरब हमसे इंपोर्ट करेगा। हो सकता है IMF इनसे लोन लेने आए। तो ये नया चूरन है, नया चूरन नहीं है, ये पुराना चूरन है। लीबिया, अजरबैजान, सऊदी अरब, इजिप्ट, तुर्की, लाइन लगा के कंट्रीज खड़े हैं कि पाकिस्तान हमें $14 बिलियन के जहाज। और साहब ने जो एक और अजीम, बल्कि बाकमाल, बल्कि बेमिसाल, बल्कि लाजवाल बात कही है कि हमें इतने ऑर्डर मिल रहे हैं जंगी तैयारों के और दुनिया इतने जंगी जहाज हमसे खरीदने की ख्वाहिशमंद है कि ऐन मुमकिन है कि 6 माह बाद हम IMF को गुड बाय कह दें। ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब का कसूर नहीं, इस पर हंसना नहीं है, इस पर रोना भी नहीं है। एक तो ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब की उम्र देखिए आप, वो उम्र के किस हिस्से में है। दूसरा, ये जो मीडिया में रहने की ख्वाहिश होती है और ये ख्वाहिश होती है कि हमें ही डिस्कस किया जाए, ये भी बड़ी अजीबोगरीब ख्वाहिश होती है और बड़े अजीबोगरीब काम करवाती है। और तीसरा, इग्नोरेंस इज ब्लेसिंग, यानी पता कुछ भी ना हो, कोई सिरे से कुछ पता ना हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह इस तरह के बयानात आते रहते हैं। और चौथा, ये ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब है, ख्वाजा मोहम्मद आसिफ साहब से आप कुछ भी तवक्को कर सकते हैं, तो इस पे हंसिए मत। अब ये इरशाद भट्टी को आपने सुना। अजीज़ दोस्तों, जहाँ तक मैंने इसकी स्टडी की है, पाकिस्तान की जो JF-17 प्लेन है ना, वो चाइना की टेक्नोलॉजी है, रॉ मटेरियल भी चाइना से आता है। और इस वक्त पाकिस्तान और चाइना का क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो गया है, क्योंकि पाकिस्तान अमेरिका के साथ खड़ा है और चाइना अमेरिका के खिलाफ खड़ा है। अमेरिका ने जो वेनेजुएला, अब ईरान, उसका सबसे ज़्यादा नुकसान चाइना को हो रहा है, क्योंकि वेनेजुएला का 70% पेट्रोल जो है वो चाइना लेता था। और वेनेजुएला का जो पेट्रोल है वो बहुत ही गाढ़ा है, काला तार जैसा है, बिल्कुल काला है, और उसकी रिफाइनिंग की फैसिलिटीज़ बहुत कम जगहों पे है। यानी उसको रिफाइन करने के लिए एक तो उसको निकालना बहुत महंगा है। जैसे सऊदी अरब का पेट्रोल बहुत ही पतला और साफ़ सुथरा होता है, निकालने के बाद रिफाइनिंग में इतना खर्चा नहीं होता। लेकिन वेनेजुएला का पेट्रोल बहुत ही गाढ़ा होता है और उसको एक तो निकालना बहुत महंगा होता है, और फिर उसकी रिफाइनिंग की फैसिलिटीज़ है दुनिया में 4-5 जगहों पे। चाइना में है, इंडिया में है, अमेरिका में है, रशिया में है, सऊदी अरब में है, इस तरह 4-5 जगहों पे है। अब चाइना वहाँ से तो खूब भर भर के पेट्रोल ले जाता था, क्योंकि उसके पास रिफाइनिंग की फैसिलिटीज़ थी, उसको फिर भी सस्ता पड़ता था। दूसरा, चाइना का सबसे ज़्यादा पेट्रोल आता था ईरान से।
अब ईरान में भी नज़र आ रहा है कि मामलात ख़राब हैं। तो ऐसे में चाइना को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा है इस वेनेजुएला चैप्टर से और ईरान चैप्टर से। और चाइना को नज़र आ रहा है कि ईरान में इंसर्जेंसी में अमेरिका का और इजराइल का कितना बड़ा हाथ है, और उन दोनों का हाथ किस रास्ते से पहुंच रहा है ये भी पता है। कि अफ़गानिस्तान में इन्होंने जो सोवियत यूनियन के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी थी वो प्योरली पाकिस्तान के रास्ते से सब चीज़ें जाती थी, वो सब कुछ होता था। और इस वक्त ईरान में कहाँ से जा रहा है सब कुछ, मतलब फॉरेन इंटरवेंशन है ना। तुर्की तो ईरान की मुल्ला सरकार को सपोर्ट कर रहा है, सऊदी अरब तो ईरान की मुल्ला सरकार को सपोर्ट कर रहा है, तो अफ़गानिस्तान की तालिबान सरकार भी मुल्ला सरकार को सपोर्ट कर रहा है। तो एक पाकिस्तानी तो बचता है। तो चाइना को पाकिस्तान का रोल पता है, तो क्या JF-17 के लिए चाइना की टेक्नोलॉजी, चाइना का रॉ मटेरियल इतना मिलेगा, ये सवाल है। दूसरी बात ये है, जो सबसे बड़ी बात आ रही है वो ये है कि इवन करंट कैपेसिटी में जो रॉ मटेरियल चाइना से आ रहा है और टेक्नोलॉजी सब कुछ, उसके बावजूद पाकिस्तान की एक साल में 20 से 25 JF-17 बनाने की कैपेसिटी है। $14 बिलियन के JF-17 का मतलब ये होता है कि 200 के करीब आपको JF-17 बनाने हैं। करंट कैपेसिटी में पाकिस्तान जो 200 प्लेन बनाने के लिए पाकिस्तान को 8 से 10 साल लगेंगे। दूसरा, वो बनाने के लिए आपको इन्वेस्टमेंट भी चाहिए, चाइना तो अब टका देने को तैयार नहीं। तो ये पाकिस्तान की एक बहुत ही जो बेवकूफ़ी वाला चूरन जो चटाया जा रहा है, और पाकिस्तान की पब्लिक, इससे बड़ी मूर्ख पब्लिक मैंने नहीं देखी। तो वो ये चूरन चाटे जा रहे हैं और पाक फौज जिंदाबाद चल रहा है। एक और चीज़ जो चल पड़ी है ना, वो है इस्लामिक नेटो बनाने का। आपको याद होगा इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर था तब भी ऐसा एक हिसाब किताब हुआ था जिसमें तुर्की, मलेशिया और पाकिस्तान फ्रंट पे थे। एक अलायंस भी बना था, कई ऐलान हुए थे कि ये बनाएंगे और वो बनाएंगे, और महातिर मोहम्मद भी गया, इमरान खान भी गया, ठप। ये जो पागल का बच्चा तुर्की पे बैठा हुआ है ना, अरबगान, ये जमात इस्लामी जो है ना, तुर्कियों की जमात इस्लामी मुख्तलिफ नाम से कई अरब और मुस्लिम देशों में है। अंग्रेज़ों का बनाया हुआ ये शोशा है। इस्लामिक ब्रदरहुड के नाम से ले लें, इख्वानुल मुस्लिमीन, या बांग्लादेश, पाकिस्तान, इंडिया में जमात इस्लामी के नाम से ले लें, अरब देशों में इख्वानुल मुस्लिमीन है। ऐसे ही तुर्की में जब कमाल अतातुर्क के बाद लिबरल सेक्युलर डेमोक्रेसी चल रही थी, तो वेस्ट ने तुर्की को नेटो में भी मिलाया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद, और फिर वहाँ पे एक छोटा सा इस्लामिक शोशा भी छोड़ दिया। वो बढ़ते बढ़ते ये हुआ कि आज से 25-27 साल पहले ये अरबगान की पार्टी, जो कि जमात इस्लामी है एक तरह की, वो रूल में आई तुर्की में, और तब से इसके जहन में वो खन्नास है ना कि मैं खलीफा बनूंगा और ओटोमन एम्पायर की खिलाफत, जो कि आखिरी मुस्लिम खिलाफत थी, उसको रिवाइव करूंगा। कई मौक़ों पे ओपन अल्फाज में ये अपनी इस ख्वाहिश का इजहार कर चुका है। तो इस्लामिक नेटो कोई नया शोशा नहीं, लेकिन मैं हैरान होता हूँ कि या तो अरबगान और इस्लामिक लीडर्स बेवकूफ़ हैं, या फिर बाकी इस्लामिक मुल्क बेवकूफ़ हैं। इसलिए कि पहली बात तो यह कि आप इस्लामिक नेटो किसके खिलाफ बनाएंगे? अमेरिका इजराइल के खिलाफ ना। तो उस इस्लामिक नेटो का मेन आप जो कंट्री रख रहे हैं वो तो पाकिस्तान है। तो पाकिस्तान तो सबको पता है कि अमेरिका की 51st स्टेट है। पाकिस्तान की आर्मी का जो चीफ होता है ना, करंट आसिम मुनीर ही नहीं, इससे पहले भी जितने हैं, उनको पेशाब करने टॉयलेट जाना होता है तो वो अमेरिकी प्रेसिडेंट या CIA की इजाज़त से जाते हैं। वो तो हिल भी नहीं सकते। तो कैसे आप इस्लामिक नेटो में पाकिस्तान को एक सेंट्रल पार्ट रखते हैं? दूसरा, इसमें सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि तैयब अरबगान को कैसे इस्लामिक कंट्रीज़ एक्सेप्ट करेंगे एज ए खलीफा या एज ए इस्लामिक नेटो का बंदा, जब पता है सबको कि तुर्की नेटो का मेंबर है। नेटो के मेंबर का मतलब ये होता है कि नेटो में के मेंबर की
नेटो के मेंबर कंट्री की अगर किसी कंट्री से एक जंग होगी ना, तो पूरे नेटो के साथ जंग होगी। और तुर्की, पाकिस्तान और सऊदी अरब अब जो इस्लामिक नेटो की बात कर रहे हैं, तो वो उनका भी यही पॉइंट है कि इनमें से तीनों कंट्री में से किसी एक कंट्री पे हमले का मतलब ये है कि सब पे। तो आप मुझे ये बताएं कि अमेरिका हमला करता है सपोज सऊदी अरब पे, तो पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा, तुर्की कहाँ खड़ा होगा? वो सऊदी अरब के साथ इस्लामिक नेटो का मेंबर होने के नाते अमेरिका से लड़ेगा कि अमेरिका की नेटो का मेंबर होने के हवाले से? तो ये जो चूरन चटाते हैं ना, ये हमें मुसलमान देशों के जो लीडर हैं वो हम लोग पता नहीं किस हिसाब में इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। मैं हैरान हूँ। अब देखें, दूसरी बात ये है कि ये कह रहे हैं कि सऊदी अरब का जो 5 बिलियन का लोन है उसमें से 4 बिलियन के सऊदी अरब ने कहा है कि मुझे JF थंडर दे दो 17। अब 4 बिलियन के तो आपने लीबिया से भी मुआहदे ऑलरेडी कर चुके हैं, लीबिया के बागियों से। लीबिया के बागियों के खिलाफ है मोहम्मद बिन सलमान, सऊदी अरब, जिनको ये बेच चुके हैं, और अब सऊदी अरब उनसे खरीदेगा। क्या गोरख धंधा है ये, मतलब एक अजीब से हिसाब है। सऊदी अरब बहुत नाराज है आसिम मुनीर से। आसिम मुनीर इस वक्त सऊदी अरब में बैठा है 4 दिन से, मदीना में गया प्रॉफिट मोहम्मद के उस पे, और मक्का में गया, उम्रा किया, और नीचे जो डिस्क्रिप्शन लिखते हैं ना प्रेस वाले इसकी फ़ोटो के, वो ये लिखते हैं कि ही इज़ ऑन ऑफिशियल ट्रिप टू सऊदी अरबिया। आज 4 दिन हो गए सऊदी अरब में ये बैठा हुआ है, इससे कोई मिला तो है नहीं अभी तक। कौन सी ऑफिशियल? हाफिज़ कुरान है, इसको पता है कि उम्रा और हज आप पे फ़र्ज़ है। अगर आप हैसियत रखते हैं फाइनेंशियली, अगर आपकी ये औकात है तो आप करें। फ्री फंड का सरकारी खर्चे पे उम्रा आपके मुंह पे मारेगा अल्लाह, ये क्लियर कुरान कहता है। हाफिज़ कुरान को पता है, लेकिन ये हर दूसरे दिन जाके सरकारी हवाई जहाज में बैठ कर उम्रे करने जाता है। तो या तो ये अल्लाह को बेवकूफ़ समझता है, या फिर ये कि मतलब टिपिकल मुसलमान है, हिपोक्रेट। तो अजीज दोस्तों, सऊदी अरब तो बिल्कुल ही तैयार नहीं है पाकिस्तान पे भरोसा करने पे। तैयार अरबगान भी नहीं है। अरबगान की मजबूरी ये है कि इसको पता है कि इस्लाम के जो सबसे बड़े कंट्रीज़ हैं उसमें आपके सऊदी अरब, उसका मोहम्मद बिन सलमान का एक बात क्रेडिट देनी पड़ेगी कि क्लियर स्टैंड है। अब जैसे अभी मार्को रूबियो अमेरिका के फॉरेन मिनिस्टर के साथ मीटिंग हुई सऊदी अरब के फॉरेन मिनिस्टर की, लेकिन सऊदी अरब टस से मस नहीं है। सऊदी अरब ने साफ कह दिया कि हम तो अब्राहम अकॉर्ड से अब निकल आए, हम अब अब्राहम अकॉर्ड में नहीं है, बिल्कुल भी हम अब्राहम अकॉर्ड को नहीं मानते, और हम ये है कि अब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा नहीं है। दूसरी तरफ ये है कि सऊदी अरब ने साफ कह दिया है कि हम तुर्की के साथ मिलके आगे बढ़ेंगे। पाकिस्तान का बेवकूफ़ डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कह रहा है कि हम चाहते हैं कि तुर्की बिन्यामिन नेतन्याहू को ऐसे ही किडनैप कर ले जैसे अमेरिका ने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट मुदोरो को किडनैप किया है। देयर आर क्रिमिनल्स जो है, मेरा ख्याल नेतन्याहू जो है इस वक्त सबसे वांटेड क्रिमिनल होना चाहिए। तो है वो, उसको इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने उसको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर किया, जिसको उसको अमेरिका उसको अगवा करे, उसको अगवा करके लेके जाए, अपनी किसी अदालत में मुकदमा चलाए, अगर इंसानियत का दोस्त है अमेरिका। तो अगर नेतन्याहू को तुर्की ने अगवा करके अनकरा पहुंचा दिया फिर क्या होगा? वो इलीगल दुआ मंगो एनजीओ है, दुआ मंगो के एनजीओ है कि तुर्की जरा चुक के लाए उन्होंने, और जो जो आगे सारा आगे पीछे का हिसाब जो है बराबर करे, जो फ़लस्तीनियों के साथ इन लोगों ने कर दी है। खुदा की कसम, दुनिया की तारीख में मैं तारीख का बड़ा अदना सा तालिब इल्म, मैं 4000-5000 साल की तारीख जो है इंसानी तारीख है उसको कवर कर सकता हूँ, अगर इसके ऊपर कोई बहस शहस होए।
इस किस्म का वाक़या जो फ़लस्तीनियों के साथ जो हुआ है, किसी कौम ने किसी कौम के साथ नहीं किया। तो नेतन्याहू इस काबिल है कि उसको उठा के ले आए? बद इंसानियत का बदतरीन मुजरम है, बदतरीन। उससे बड़ा मुजरम जो है इंसानियत, और जो लोग उसकी पुश्तबनाई कर रहे हैं, आप कानून क्या कहता है बैटर्स को, जो मदद फ्राहम करें, एआनत करें जुर्म की उसमें। खाई साहब, मैं अब यहाँ पे ब्रेक लगा देता हूँ, इसलिए कि आप वज़ीर दफ़ा हैं पाकिस्तान के, और जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं बहुत से लोग ये समझेंगे कि शायद आपका इशारा ट्रंप की तरफ है। पता नहीं आपका इशारा किसकी तरफ है। मैं एक ब्रेक लेता हूँ और ब्रेक के बाद ख्वाजा आसिफ साहब हमारे साथ नहीं होंगे। मतलब आप सोचें, अरब खान के बाप की भी हिम्मत नहीं है। ये पूरी दुनिया के 57 इस्लामिक देश मिलके भी इतने से इसराइल का बाल भी नहीं उखाड़ सकते। पूरा गजा खा गया, पूरे गजा को तबाह कर दिया इसराइल ने, लेकिन इनका बस नहीं चलता कि ये कुछ कर सकें। तो ऐसे में इस्लामिक नेटो एक ख्वाब है जो दिखाया जा रहा है, एक चूरन है जो चटाया जा रहा है, और यह है कि ये जो हथियार बेचने की बात है, जेफ थंडर फलान ढुमकान, ये भी बेवकूफ़ी की बातें हैं जो कि बेवकूफ़ मुसलमान देशों को चटाई जा रही हैं, बताई जा रही हैं। अजीज़ दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट. Kindly keep supporting.